अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले अपनी कौम से खिताब में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, कुछ देर के लिए रुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से उनके दरमियान भी राब्ता कायम हुआ है और इस सीज़ फायर को जारी रखने का फ़ैसला हुआ है। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत की दोनों ही ड्रोन्स के ज़रिए या किसी और तरीके से भी एक दूसरे के जोग्राफियाई हदूद में मुदाखलत नहीं करेंगे। कुछ देर पहले पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस वो मुकम्मल हो चुका है, वो कंक्लूड हो चुका है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज इसी वाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन। एयर वाइस मार्शल आफ्ताब हुसैन जो हैं 1976 से 2010 तक 34 साल एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान के उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं अपने एयर फोर्स में, और अपने करियर के दौरान वो एयर ऑफिसर कमांडिंग के ओहदे पे फाइज रहे। और ये बताते चलें कि 2008 में मुंबई हमलों के बाद एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन जो हैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक खान, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम में और ऑपरेशनल कमांडर भी रहे हैं जब फ़ौज में थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में इन्होंने बतौर ऑपरेशन कमांडर भी खिदमत अंजाम दी है। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर रिटायर्ड गुलाम रसूल बलोच, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, वियतनाम में भी पाकिस्तान के लिए सफारतकारी की है और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में फ़ैकल्टी के एक अहम रुकन भी हैं। सबसे पहले तो आफ्ताब हुसैन साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन साहब, अभी हाल ही में ट्रंप का एक बयान आया है, बड़ा अहम बयान है, और ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है एटमी जंग होने से रोक दिया है। आपके ख्याल में अमेरिकी सदर जब ये बात कर रहा है तो इसकी क्या बुनियाद हो सकती है? क्या वाकई ऐसे कोई हालात पैदा हो गए थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस झड़प के दौरान कि जिसमें एटमी जंग भी हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप कन्वेंशनल वॉर में जाते हैं तो उस वक्त किसी भी मुल्क का न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है उसकी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। और जिस तरह 4 घंटों में हमने जितने उनके साथ उनके 26 टारगेट्स का निशाना लगाया है पर्सियन के साथ, तो वाकई ही आगे जो लैडर्स थे एस्केलेशन के वो बहुत जल्दी से अबूर हो सकते थे। और भारत जिसको इतनी मार पड़ी है कि 1962 के बाद चाइना के जो उसको धुलाई हुई थी, ये उसके बाद ये सबसे बड़ी धुलाई है, तो उसमें मुमकिन था कि वो रिजॉर्ट कर जाता न्यूक्लियर वेपन की तरफ। पाकिस्तान एक जोग्राफियाई एतबार से एक छोटा मुल्क है और ये खबरें भी गर्म थी कि पाकिस्तान में भी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया गया है। तो आपके ख्याल में ये प्रेशर जो था भारत पे था एटमी हथियार इस्तेमाल करने का? क्योंकि भारत की तो बज़ाहिर ये पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, यानी पहले एटमी हथियार इस्तेमाल ना करने की पॉलिसी है। पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान ने ऑप्शन ओपन रखा हुआ है फर्स्ट यूज़ का। तो ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर था आपके ख्याल में, भारत पे या पाकिस्तान पे एटमी हथियारों के इस्तेमाल का? मेरा ख्याल है जितनी इसकी हुई है कुटाई भारत की, आई थिंक भारत के ऊपर प्रेशर था। बिकॉज ना भारत ने ये कंसीव किया था, ना दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने कंसीव किया था कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इतनी बहादुरी से और इतने इफेक्ट बेस्ड और पर्सियन के साथ ये फतह हासिल करेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है भारत की तरफ ज़्यादा ख़तरा था वेपन यूज़ करने का। आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तो बड़ा आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अभी कुछ देर के लिए रुका है, जबकि पाकिस्तान के फ़ौजी तर्जुमान का बयान आ गया है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, उसको कंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, कोई हमारी हिकमत अमली बदल गई है या ये जी मेरे अपने ख्याल में हमें बिल्कुल मोदी के ऊपर
ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत झूठा है, ये मकार है। और इसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में ऑपरेशनल पास कहते हैं, पास कहते हैं, जिसमें रीग्रुपिंग हो सकती है, असेसमेंट हो सकती है। तो हमारे जो गार्ड्स हैं, हमारी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। ठीक है। अच्छा, मेजर जनरल रिटायर्ड तारक रशीद खान साहब, आपके ख्याल में क्या हमें अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है वो ख़त्म करने का ऐलान करना चाहिए था या अभी इंतज़ार करना चाहिए था? देखिए, इसमें जो भी हमारा अभी जो कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो वॉर हुई है इंडिया के साथ, इसमें पाकिस्तान ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। हमने उन्हें कहा कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम उसका आपको जवाब देंगे, हम हमले में पहल नहीं करेंगे। और जब उन्होंने हमला किया तो जवाब पूरी दुनिया ने देखा कि 6 जहाज़ गिरा दिए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी और पूरा उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया। उन्होंने फिर हमारे पे अपने ड्रोन से हमला कर दिया। फिर जब हमने हमले किए तो फिर उन्हें समझ नहीं आई, और जब पाकिस्तान ने अपनी फायर पावर दिखाई, 2 के शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर किए गए, अभी मीडियम रेंज और जो थे लॉन्ग रेंज वो फायर नहीं किए गए। तो इसी से उनकी जो है भड़कास निकल गई और पैरों पे आ गए, और साथ उनका कम्युनिकेशन सारा जैम कर दिया और साइट्स हैक कर ली, 13 मिनिस्ट्री की साइट हैक कर दी, 70% उनका बिजली का सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया। और ये ब्राह्मूस की जो स्टोरेज साइट थी ऑपरेशन आदमपुर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर नगरोटा में जहाँ स्टोर किए हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया हमने। तो पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर, जिसको हमने तंदूर बनाया उनके लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आप मोदी स्पीच कर रहा है बैठा हुआ कि वो तो कहते रहेंगे ऑपरेशन चल रहा है, तो इंडिया जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा, अयार मकार और झूठा एनिमी जब आप कहो, छोटी ज़हनियत का हो, उसको तो आप जो है उसको तो आप यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। तो हमें ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ख़त्म नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारी तरफ से मुकम्मल हो गया है। अच्छा। हमने पहले भी उन्हें कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, तो जो आपने अगर हम पे अटैक करेंगे, जब भी अगर ऐसी जरूरत की, अब तो मेरा ख्याल है इनकी आने वाली नस्लें भी जरूरत नहीं करेंगी। चले, ठीक है। और अगर उन्होंने किया, मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाहूँगा। देखिए, हमारा जो न्यूक्लियर की आपने बात की ना, तो जिस दिन हमने उन पर मिसाइल और फायर पावर के साथ हमला किया तो नेशनल कमांड अथॉरिटी के साथ में इजलास फौरन बुलाया गया था। वो वज़ीर दफ़ा ने तरदीद कर दी थी उस खबर की कि कोई इजलास नहीं बुलाया अच्छा गया। लेकिन अगर इजलास ना भी बुलाया जाए, पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग होती है। एक खबर चली थी जी, तो हमारे जो टैक्टिकल ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है वो बड़े क्रेडिबल हैं। तो हमने किस लिए रखा हुआ है? हमने अपने दुश्मन इंडिया के लिए रखा हुआ है। तो इंडिया अगर हमारे बॉर्डर फिजिकली क्रॉस करता तो ये हमें शायद हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते नहीं, लेकिन फिजिकली क्रॉस के लिए तो हमारे पास फोर्सेस हैं, हम वैसे तो भी लड़ाई मैं वैसे से बात कर रहा हूँ ना, एक हाथ से बात बड़े अफवाज हैं, तरबियत याफ्ता अफवाज हैं, बिल्कुल है। तो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने ये डेटरेंस है ना। अच्छा, ये डेटरेंस है। देखिए, हमें आपकी एटमी हथियार इस्तेमाल करने की रेड लाइन ये है कि भारत ने अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो आप समझते हैं कि एटमी हथियार इस्तेमाल करना? मैं देखिए, हमारे पर ये ऑप्शन रहती है। अच्छा, अगर हम पे वो एक चढ़ दौड़े एक बड़े ऑफेंसिव में, ऑल आउट वॉर में, और हमारी सॉवरेनिटी अंडरमाइन करें, तो हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, अभी जारियत तो जारी है ना अभी, क्योंकि पानी तो सस्पेंड किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, अभी जारियत जारी है। अब बात सुने, मोदी आप स्पीच सुने क्या कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को एंगेज कर दिया, हमने वहां पे जो फैक्ट्री थी दहशतगर्दों की तबाह कर दी। भाई, आपने तो मिसाइल आपके तो अफगानिस्तान भी जाके गिरे, तो हमारे आपने पाकिस्तान पे जा कहाँ रहे थे? आपको कुछ समझ आए? पाकिस्तान ने उन्हें हैंड्स डाउन, उन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है कि अगर उनमें जरा भी शर्म आया हो तो देखिए, ऐसी उनको शिकस्त पूरी हिस्ट्री में नहीं मिली, आज तक नहीं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है यकतरफा तौर पे यूनिलैटरली, ये अभी जारियत तो जारी है, बिल्कुल जारी है। तो फिर ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को क्या हमें खत्म करना चाहिए? देखें, वो बयान आज की हद तक तो किया हुआ है ना, मेरे साथ डीजे में बात भी कर रहे हैं, आज बात भी कर ली ना, और साथ क्या कहा कि जी कोई फायरिंग आपस में एक्सचेंज मत कर रहे हैं, कोई ड्रोन ना मारें, सिविलियन पे अटैक ना करें। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। और ये कहने को, जैसे इन्होंने देखे ना, शिमला माहिदा को भी कहा कि हम नहीं मानते, या इसको इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। भी आपके मानने से क्या होता है? आप तो यूएन की रेजोल्यूशन को नहीं मानते। तो इनकी हरकतों की वजह से दुनिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। ये इंटरनली भी और इंटरनेशनली बिल्कुल तनाव हो चुके हैं। चलें, ठीक है। एम्बेसडर जनाब गुलाम रसूल बलोच साहब,
आज जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की है उससे तो ये तासुर मिलता है कि अभी उनका ऑपरेशन संदूर जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। जारी से मुराद ये कि कुछ देर के लिए मुअत्तल हुआ है, सस्पेंड हुआ है, जो तकरीर से ये तासुर मिला है। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये जो ऐलान किया गया है कि हमारा जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है वो ख़त्म कर दिया गया है या उसकी तकमील हो गई है, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के इस फैसले को? जी एम्बेसडर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू योर प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का बड़ा करम और उसके हुजूर हम सर बसवजूद है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इनिशियल कामयाबी दी और पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के अफवाज सरखुरू हुई, बहादुरी का मुजाहरा किया, ज़हानत का मुजाहरा किया, प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो मुकाबला है वो एक इंतहाई चालाक और मक्कार दुश्मन के साथ है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। लिहाजा यकीनी तौर पर हमें अपने गार्ड्स को नीचे नहीं करना पड़ेगा, हमें जागते रहना पड़ेगा और हमें पहरा देना पड़ेगा अपनी सरहदों का भी, अपने डिप्लोमेटिक स्पेस का भी और अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स का भी। अब इस कहने के बाद जो मोदी का आज का, अगर आपने स्पेसिफिकली मुझसे उसका सवाल पूछा है, ये खिताब बेसिकली उसकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था। एम्बेसडर साहब, मेरा सवाल ये है कि इंडिया, भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनका ऑपरेशन संदूर ख़त्म नहीं हुआ, आर्जी तौर पर रुका है, तो क्या हमें अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ख़त्म करना चाहिए था? नहीं, देखिए ना, इस पे हम, इसलिए मैं इसका कैटेगोरिकली जवाब देने से पहले थोड़ी तमहीद बांधना चाहता हूँ कि ये जो ऑडियंस है वो उसका अपना अवाम है, जो कि अब मुकम्मल तौर पे अपना एतमाद, जिसके सामने मोदी की सरकार और मोदी की अफवाज मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान के अवाम का जो था कॉन्फिडेंस, वो खो चुके हैं। अब इनको घर जाना चाहिए, अब इनको छोड़ जाना चाहिए हिंदुस्तान को और साउथ एशिया को, ताकि वो अमन से, चैन से और मोहब्बत से रह सके। बहुत नफरत फैलाई इन्होंने, जंग में भी धकेला और हमें बल्कि न्यूक्लियर वॉर के पास तकरीबन ले गए हैं और अब उसको लाना चाहते हैं। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि एक आवाम उठेगी, एक आवाज़ उठेगी, हिंदुस्तान से उठेगी कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। मोदी और उसका 4 लोगों का जो टोला है, जो बैठा हुआ है, जो इस दुनिया को, इस खित्ते को और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मासूम लोगों को एक इंतहाई खतरनाक जंग में धकेलना चाहते हैं, उसकी मुखालिफत होनी चाहिए और होगी और आवाज़ें उठ रही हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम सवाल फिर ये है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बड़ा ही गैर मामूली ऐलान किया है और उन्होंने एक पेशकश भी की है कश्मीर के मामले पे सालिसी की, उसके ऊपर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एयर वाइस मार्शल एक्सक्यूज मी आफ्ताब हुसैन साहब, अमेरिकी सदर की तरफ से ये जो ऐलान हुआ है बड़ा गैर मामूली ऐलान था और उन्होंने तो खैर कश्मीर पे सालिसी की भी पेशकश की है, मगर सवाल यही पैदा होता है कि भारत जो है क्या वो इस तरफ आएगा अमेरिकी सदर की इस पेशकश के ऊपर? जिस पोजीशन पे हमने ये पहला जो एपिसोड था ख़त्म किया है, हमारा मोराल बहुत हाई है, हम हाई ग्राउंड हैं और हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मेज़ के ऊपर जाना चाहिए और बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कश्मीर के मामले पे और सिंध तास के मामले पे, क्योंकि इंडिया जो है अगर बायलैटरल हमारी टॉक होगी तो वो कभी भी नहीं वो करेगा और उसको कंटिन्यू करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा। सो हमें एश्योरेंस लेनी चाहिए अमेरिका से कि जो बात उसमें फ़ाइनल होगी उसको इंडिया उसी तरह फॉलो करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आपके ख्याल में अमेरिकी सदर जो है
वो सिंतास मुआहदे की बहाली में कोई मदद दे सकते हैं? बिल्कुल देनी चाहिए जी। ये तो एक इंसानियत का मामला है, 24 करोड़ के पानी का मामला है। और जिस तरह मोदी ने कहा है कि अगर पानी रुकेगा तो इंशाल्लाह उनका खून बहेगा, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे उनको। सिंगता जो हमारा पानी है हमारे लिए लाइफ लाइन है, और हमने पहले ही कह चुका है कि अगर पानी बंद हुआ तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं पानी बंद हुआ तो ये जंग ख़त्म नहीं होगी। तो जनरल साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जंग जारी है, क्योंकि आबी जारियत तो जारी है, तो फिर ये सीज़ फायर किस बात का? देखिए, सीज़ फायर जो है मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने इंडिया को फेस सेविंग दी है। अब देखिए, पहले अमेरिका का जब इसने क्या हमें देनी चाहिए थी? नहीं, हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। हम तो जंग, हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव थे बड़े कामयाबी से अचीव किए। अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को बिल्कुल नाकू चने चबाए और उसकी पूरी जगहसाई बना दी, मीडिया लेवल पे भी और हमारी फौज ने प्रैक्टिकली। अब देखिए, जो ट्रम्प साहब आए, पहले इन्होंने बयान दिया कि शेम दैट इंडिया हैज अटैक पाकिस्तान, फौरन आया। फिर जेडी वाइन साहब ने 9 मई से एक दिन पहले कहा कि हमारा तो इससे लेना देना नहीं है, ये आपस की बात है, खुद ही हल कर लेंगे। जब पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी का एक छोटा सा नमूना दिखाया तो रातों रात पूरी जागते रहे, बातें करते रहे और 4-5-7 ममालिक और मिलाए, सऊदी अरबिया को साथ मिलाया, ईरान से बात की, टर्की से की, चाइना से की और ये डील ब्रोकर की और ख़ुद ये गए कि हमें जो देखें पूरा पैरालिसिस था। हम एक ऑपरेशनल टर्म में कहते हैं टू कॉज पैरालिसिस टू द एनिमी, टू एंटर इनटू हिज डिसीजन लूप। तो हम तो इनके डिसीजन लूप में चले गए थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी बिकॉज कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था। तो उन्होंने कहा कि इसको रुकवाएं और हमने भी कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे हम ये करना नहीं चाहते, हमें तो मजबूर किया कि हमने इस हद तक आए। तो मेरा ख्याल है इंडिया अमेरिका ने इनको एक फेस सेविंग दी है, और वरना हम इनको इतना नुकसान पहुंचा देते जो इन्होंने प्रॉक्सी बनाया हुआ था इसको कि एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक बना के इतना इसको पैम्पर कर रहे थे, तो हम इस काबिल छोड़ते ही ना कि ये उनकी प्रॉक्सी भी रह सकते। तो उन्होंने इनकी जान बख्शी कराई है और पाकिस्तान को ये मौका मिल गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए अमेरिका गारंटियर नहीं है या डील ब्रोकर नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें ईरान भी है, इसमें चाइना भी है जिसने अपने ट्रुप्स की मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी गलवान वैली में। जनरल साहब, मोदी साहब ने कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। ये जो बकवास करता है नहीं करता रहेगा। हमने लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमने इनको डंडे भी मारने हैं और मारे हैं, और अभी जो उम्मीद है कि जो फॉर्मली बातचीत करेंगे उसमें आगे बातचीत, इनके अंदर से इतना प्रेशर है कि जरूरत नहीं कर सकता पाकिस्तान को दोबारा मैली आंख से देखने का। आप देखेंगे फ्यूचर में पानी का जो धमकी लगा रहे हैं कि पानी हम नहीं छोड़ेंगे, देखें इन्होंने छोड़ेंगे, जब से धमकी लगाई पानी ज्यादा हो गया। पहले इंडस में लगाई वहां ज्यादा हो गया, और इंडस रिवर तो चलता ही तिब्बत से आता है, और जो बनता है ये जो अपना जो माइटी इंडस बनता है वो तो स्कर्दू में बनता है, जिसमें अशोक रिवर भी आता है, गिलगित रिवर भी आता है, शिगर रिवर भी आता है, और कई दरिया उसमें आगे मिलते हैं, तो फिर ये माइटी इंडस बनता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एक दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से और उसके कुछ शवाहिद भी पेश किए फौज के तर्जुमान ने, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के जो जखीरे को तबाह किया गया, पिक्चर आ गई उसकी, ये कितना अहम है? ये देखिए पिक्चर, आजकल देखिए आप चीजें छुपा नहीं सकते, हर चीज का डिजिटल सिग्नेचर्स होता है। और मार्टिन बेकर ने कहा कि 4 सीटें तो हमारी इजेक्ट हुई हैं, तो 5 जहाज थे, तो शायद किसी रशियन जहाज में मार्टिन बेकर की सीट ना लगी हो। तो अपनी आवाम देखें, झूठ के पैर नहीं होते। ठीक है, झूठ मेरे ख्याल में आफ्ताब साहब भी कुछ इस हवाले से कहना चाहिए। देखें जी, जो S-400 सिस्टम है ये बहुत महंगा सिस्टम है और इसकी कीमत तकरीबन $1.5 अरब के बराबर है, और इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम कह सकते हैं। और मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी, जैसे कि आपने बताया कि आई हैव बीन अ कस्टोडियन ऑफ द पाकिस्तान एयर स्पेस, कि 3 जहाज़ अंदर जाते हैं और अनइंटरसेप्टेड वापस आ जाते हैं। वो जो 700 फाइटर्स इंडिया के थे उनमें से कोई नहीं उड़ा और कोई उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। तो ये इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा भी कामयाबी से उड़ गया। हमारे जो JF-17 थे उन्होंने मिसाइल भी मार दिए उसके ऊपर और वापस भी खैरियत से पहुंच गए। तो ये एक सबूत है कि उनका डिफेंस सिस्टम, ये एक सबूत है कि जी पाकिस्तान को इन 4 घंटों में एयर सुपीरियरिटी हासिल थी, जिसमें जो ऑपोजिट या एडवर्सरी एयरफोर्स होती है वो टोटली पैरालाइज हो जाती है और ग्राउंड पे रहती है, और हमने उस वक्त कोई जहाज उड़ते हुए नहीं देखा। तो वो जो अमूमन एक सवाल बार बार मेरे जहन में भी आता है कि जो 10 तैयारे गिरा सकते थे, तो हमने सुना वज़ीर आज़म को भी हमने सिर्फ 5 को गिराया, तो 10 के 10 क्यों नहीं गिराए हमने?
जितने 6 टोटल हमारा स्कोर हुआ है एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और जो मुमकिन थे वो गिरे हैं, और बाकी जो 4 थे उसमें प्रॉब्ली रिस्क इन्वॉल्व था कि इन दी बारगेन वी माइट हैव लॉस्ट आवर ओन एयरक्राफ्ट। तो उस रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए अशोर्ड किल हमने की है 6 जहाज़ों की। अदरवाइज अगर हम 4 के लिए ल्योर होते तो हो सकता है हम इसकी कोई कॉस्ट अदा करते, वो हमारा भी नुकसान हो सकता था। इसमें मतलब साहब मैं अगर इजाजत दें, देखिए हमने जो 6 गिराए ना, तो उनकी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया, वो बिल्कुल बैठ गए और बल्कि पीछे ले गए, फॉरवर्ड बेसिस खाली कर गए। तो हमने अपना मकसद अचीव कर लिया। और जो आप बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, देखिए मोदी बातें बनाता है बैठ के, और एक वो वार हिस्ट्रिया क्रिएट करता है और पब्लिक को बेसिकली इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ वार के तैयार करता है, और प्रैक्टिकली चीजें बड़ी डिफरेंट हैं जो हमने करके दिखाई। तो आई थिंक बेटर सेंस विल प्रिवेल, और आगे दोनों मुल्कों को चलना चाहिए अवाम की बेहतरी के लिए, इस साउथ एशिया की बेहतरी के लिए। देखिए लेकिन हमारी अफवाज ने नरेंद्र मोदी को जो है ना सियासी फायदा नहीं उठाने दिया, उनका इलेक्शन भी खराब कर दिया। जी, एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब, आपके ख्याल में अब जबकि अमेरिका ने दिलचस्पी का इजहार किया है कश्मीर के मामले पे सालिसी का, तो पाकिस्तान को इस हवाले से क्या पोजीशन लेनी चाहिए? क्या अमेरिका की सालिसी को बिला किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? देखिए, मीडिएशन एक बड़ा टेक्निकल प्रोसेस होता है डिप्लोमेटिक टर्म्स में। उसमें ना शर्त होते हैं ना शराइत होते हैं, बेसिकली वो एक मसालिहत है। तो अगर जंग के दरमियान कोई मसालहत कराता है और उसमें वो कैपेसिटी भी है कि वो दोनों पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, तो उस पार्टी को वेलकम करना चाहिए, इस प्रोसेस को वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक जवाबदार और बड़ी अपनी जवाबदारी समझती है इंटरनेशनल अरीना में, अपनी जवाबदारी एज ए न्यूक्लियर स्टेट समझती है, अपनी जवाबदारी एज ए 5th लार्जेस्ट आर्मी समझती है, अपनी जवाबदारी एज ए पोटेंशियली 5th इकोनॉमी इंशाल्लाह समझती है। वो अपनी खित्ते में अपनी मौजूदगी साउथ एशिया के अंदर एक मेजर कंट्री है, प्लेयर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फतह के बाद जो पूरा साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर है, उसके अंदर एक नई जो है वो इक्वेशन आई है। पाकिस्तान ने जो नई वो चाहता था इंडिया कि एक ऐसा लो थ्रेशोल्ड डिटेरेंस का हो, उसको वो इस्टेब्लिश करे, उसमें उसको नाकाम कर दिया है, और एक वीकर डिटेरेंस जो है वो आया है। और उम्मीद है कि इंडिया इसमें से लेसन लर्न करेगा और एक अपनी कोएग्जिस्टेंसी को कोई थियरी पेश करेगा, कोई अपनी डॉक्ट्रिन पेश करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता तो पाकिस्तान को आगे बढ़ के साउथ एशिया में एक कोएग्जिस्टेंस का डॉक्ट्रिन करना चाहिए, कोई कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बल्कि वी कैन से इट कैन बिकम ए चार्टर ऑफ कोएग्जिस्टेंस इन साउथ एशिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक साफी प्रोग्राम में एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन साहब, आप ये जो डिफेंस सिस्टम आप बता रहे थे कि मुकम्मल तौर पे इंडिया का हमने डिस्ट्रॉय किया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से तो खैर ऐसा तासुर नहीं मिलता, और उनकी मजबूरी भी है, ज़ाहिर बात है, अपने अवाम को जो बहुत ही बज़ाहिर डीमोरलाइज हो गए, उनका मोराल भी थोड़ा बढ़ाना था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। तो कितना इफ़ेक्टिवली एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का हमने डैमेज किया है, और उनको कितना वक्त लगेगा इस एयर डिफेंस सिस्टम की बहाली के लिए? हमने जी काफ़ी हद तक उनको जो एयर सिक्योरिटी का असूल है, और वो भी अपने से 3 गुना एयर फोर्स के ख़िलाफ़, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसमें जो है उनको अभी बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, और लिमिटेड वॉर जिसको वो समझते थे कि कन्वेंशनल वॉर में जो उनको एज हासिल है, वो प्रॉब्ली उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। हमारा उसके मुकाबले में जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, उसमें जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, साइबर वॉरफेयर, ECM सब कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और अल्लाह का ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने अपनी वर्थ प्रूव की है। एक बैटरी जो निकल जाना का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये एक बहुत पोटेंट वेपन है S-400, और अब उसके बाद रशिया जो है S-500 बना रहा है। तो जो लेने वाले होंगे और जो इंडिया भी है, वो 10 दफ़ा सोचेगा कि इस पे रिलायंस करनी है या नहीं करनी, और इसकी वल्नरेबिलिटी को भी वो ज़रूर इस पे गौर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली
रशिया का S-400 दिफाई निज़ाम भी नाकाम हो गया, फ्रांस का राफेल जेट तैयारा भी नाकाम हो गया, तो फिर कामयाब क्या हुआ? कामयाब चाइना हुआ, जिसको बहुत उसकी टेक्नोलॉजी को और उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है। पहले हम बात किया करते थे कि ये अमेरिकन इक्विपमेंट है और ये रशियन इक्विपमेंट है। अब आज से ऑनवर्ड्स ये होगा कि ये यूरोपियन या अमेरिकन इक्विपमेंट है और ये चाइनीज़ इक्विपमेंट है। और चाइनीज़ जो है वो अब ये तो राफेल 5th जनरेशन फाइटर है, चाइनीज़ तो अब 6th जनरेशन फाइटर की तरफ जा रही है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ चाइना का बहुत बड़ा इसमें कमाल है, उसमें पाकिस्तानी इनपुट भी बहुत ज़्यादा शामिल है, बिकॉज हमारी ऑपरेशनल इनपुट के बगैर ये टेक्नोलॉजी इस जगह पे ना पहुँच पाती जहाँ पे इस वक्त दुनिया इसको मान रही है। अच्छा, 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम आप उसकी निगरानी कर रहे थे, तो उस वक्त किस किस्म की थ्रेट्स थी और कैसे आपने उनको मैच किया? अभी जो इस वक्त ये जो कॉन्फ्लिक्ट लड़ा गया है, ये AEW एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वर्सेस AEW और BVR दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज वर्सेस BVR था। अच्छा, उस दौर के अंदर जो था BVR की लिमिटेड रेंजेस थी, इंडिया की तरफ भी उनके पास मिराज 2000 उनमें 29 थे और हमारे पास F-16 थे। तो ये जो जोग्राफिकल बॉर्डर है वो उस वक्त वैल्यू रखता था उसकी। लेकिन F-16 तो हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये किस हद तक बात दुरुस्त है? हमारे पास अब जो माशाल्लाह इस वक्त जो आ गया है वो है JF-17 और J-10 जो आ गया है, और उसके ऊपर जो मिसाइल आया है हाइपरसोनिक और PL-15 जो हमने लेटेस्ट इंडक्ट किया है, आई थिंक उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि F-16 पे अगर पाबंदी कोई लगती भी है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको याद है जनरल ज़िया के दौर में F-16 का बड़ा चर्चा था, जी F-16 आ गया है, और तो ये F-16 इस शर्त पे लिया गया था कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? जी, कंडीशन तो वो लगाते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे पे कोई अटैक करता है तो हमने फिर उसको हैंगर के अंदर तो नहीं रखना। नहीं, अपनी टेरिटरी में तो रख सकते, अपने टेरिटरी में तो हम उड़ा सकते हैं ना उसको, इस बात की तो इजाज़त है। तो उस वक्त जो आप 2008 का जिक्र कर रहे हैं उसमें मुझे याद है कि नवंबर में ये इंसिडेंट हुआ था अजमल कसाब का, और जनवरी तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहता रहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम अंदर जाएंगे। तो कैसे रोका आपने? और इसलिए रोका कि जो उनका एक्शन होता था उस पे हमारा जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता था। अच्छा। और यही आनी दीवार जो अभी बनियान मरसूस बनी हुई है, हम आनी दीवार साबित हुए और उनको एक मील भी अंदर आने नहीं दिया। अच्छा, हमारे साथ एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच भी हैं। एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब, अब आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान की? और क्योंकि भारत की तरफ से तो लगता है किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? और ख़ास तौर पे जो सिंतास माहदे को जो मुअत्तल किया है भारत ने, और वो अभी भी मुसर है पानी रोकने के ऊपर, डाइवर्ट करने के ऊपर, गो कि अभी तक पानी वो उस तरह रोक नहीं पा रहा, तो क्या इसके ऊपर हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान की? क्या अगर ये आबी जाहरियत है तो इसका जवाब जो है फिर एक दिफाई इक़दाम की सूरत में होना चाहिए, या सफारती महाज पे ये जंग लड़नी होगी अब हमें अपने पानियों के लिए? आई थिंक ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया है आज कि वेयर वी गो फ्रॉम हियर। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वो तो आपको बहरहाल लेना पड़ेगा, और उसमें जो मुझे सिनारियो नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में पहले तो हमें इस ट्रूस को फॉर्मलाइज करना होगा कि ताकि ऐसा माहौल बने जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। अब उसमें हमारी जो पोजीशन है उसमें मेरी सबमिशन जो मैं कहीं लिख भी चुका हूँ, जो उम्मीद है कहीं आ जाएगी अखबार में, कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो सैंक्टिटी है एज ए solemn agreement between two states, but it is guaranteed by World Bank and international institutions, has to be a red line. उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो पहली, अगर मैं वहाँ बैठा होता, पहली मेरी ये ही डिमांड होती कि सबसे पहले तो आप अपने उस
पॉलिसी स्टेटमेंट को वापस लें जिसमें आपने सस्पेंड किया, बिकॉज यू हैव नो, उसके लिए ना कोई अखलाकी जवाज है, ना कोई कानूनी जवाज है, ना कोई डिप्लोमेटिक जवाज है, नंबर 1। और दूसरा कि पानी को टू यूज इट एज ए वेपन ऑफ वॉर एंड एज ए वेपन ऑफ रिवेंज is not only against the international law of treaties, against the law of use of water, international charter, UN charter, but in my view even it can constitute a crime against humanity. It can become, you can, if worst comes to worst, I would suggest that we should go to the International Court of Justice as a complaint, as if India has committed a crime against humanity. So I think it's a very, very grave situation which India has. हम अगर जाते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो पाकिस्तान पहले भी जाता रहा। जब इंडिया ने हमारा PC-3 ओरियन जहाज गिराया था उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर भारत हमारे पानी को रोकता है तो हम जाके बैनुल-अक़वामी अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे, या हमने इसको आबी जहारियत करार दिया है और हमने इसको उसके पानी की रोकने की इस एफर्ट के ऊपर हमें बाकायदा अपनी एयरफोर्स के ज़रिए और बाकायदा इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, हम पहले कह चुके हैं, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह आ गई है कि एनी मैनिपुलेशन ऑफ वाटर, एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम माइटी इंडस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की का प्राइम मिनिस्टर, उसका फॉरेन मिनिस्टर, उसका डिफेंस मिनिस्टर समझते हैं कि जब आप किसी पॉलिसी स्टेटमेंट को, पॉलिसी मेजर को जो राइवल गवर्नमेंट है वो एक्ट ऑफ वॉर कहती है, तो इसका मतलब क्या है? आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। सो वी ऑलरेडी हैव सेड इट, द नेशन इज विद द गवर्नमेंट ऑन दिस वेरी पॉइंट, एंड आई थिंक दैट शुड बी रिएटरेटेड इन एनी फ्यूचर टॉक्स विद इंडिया। क्विकली ये बताएं कि ये जो पानी का मामला है, ये क्या DG एमओज को नहीं आपस में इसके ऊपर बात करनी चाहिए? क्योंकि ये अगर जारियत है तो फिर DG एमओज को भी आपस में पानी के हवाले से बात करनी चाहिए। DG एमओज की बड़ी एक जो है वो एक नापा तोला क्राइटेरिया होता है, उनका एक मैंडेट। आपके ख्याल में सर ये अगर आबी जारियत है तो DG एमओज को ये डिस्कस करना चाहिए कि पानी को नहीं रोकना? नहीं जी, DG एमओज जो है वो तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, SOPs जो हमने बनाई होती हैं उसको फॉलो अप करें, इट्स ऑपरेशनल एंड टेक्निकल लेवल। हमें इस पॉइंट को स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। साफी प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।